हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस कोचिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने पिछले लेक्चर में इसरो के बारे में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था और उसमें जितने भी उपग्रह है या अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी संबंधित तथ्य थे उनको हमने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम परमाणविक अनुसंधान एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि एमपीपीएससी की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने से पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन या कुछ सामान्य जानकारी को समझ लेना चाहिए, ताकि हमको ये जो टॉपिक है आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले अगर हम परमाणु को समझ लें कि परमाणु क्या है, तो चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। परमाणु पदार्थ की या मैटर की सबसे छोटी एक यूनिट होती है या सबसे छोटी एक इकाई होती है, जिससे हर एक पदार्थ या हर एक मैटर बना हुआ है। वो छोटा सा कण एटम या परमाणु कहलाता है। और जब आप इस परमाणु के नाभिक में पहुंचते हैं और इस नाभिक को डिवाइड करते हैं, नाभिक को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसे तोड़ना ही विखंडन कहलाता है। और जब आप इसे तोड़ने लगते हैं, जब इसे आप तोड़ने लगते हैं तो एक एनर्जी या फिर एक ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है, एक एनर्जी उत्पन्न होती है। और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है या जो एनर्जी उत्पन्न होती है, उसी एनर्जी को, उसी ऊर्जा को हम परमाणविक ऊर्जा कहते हैं। जब दो भागों में नाभिक को या फिर न्यूक्लियस को तोड़ देते हैं तो इस ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब ऊर्जा का उत्पादन हो गया है तो इस ऊर्जा का उपयोग क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है इस ऊर्जा का। तो ये जो ऊर्जा है ये हमें हर एक जगह पे काम आती है, चाहे आप बिजली उत्पादन ले लें या ऊर्जा से संबंधित जो भी कार्य है उसमें काम आती है। अगर हम मान के चले 1 कुंटल कोयला ले लें और तब जाके आपको 1 कुंटल कोयला लेने पर तब जाके आपको एनर्जी उत्पादित होती है, लेकिन आप केवल 1 किलो यूरेनियम ले लें और आप अगर परमाणु ऊर्जा बना लेते हैं तो 1 कुंटल के बराबर 1 कुंटल कोयले के बराबर आप परमाणविक ऊर्जा 1 किलो यूरेनियम से उत्पादित कर सकते हैं। 1 कुंटल और इधर 1 किलो, तो फर्क समझ गए होंगे आप। तो इतनी ज़्यादा ऊर्जा जो है एटम के नाभिक से उत्पादित की जाती है। यूरेनियम एक ऐसा परमाणु है जिससे न्यूक्लियर ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है और इसी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा थोरियम का भी उपयोग किया जाता है, जिससे हम परमाणविक ऊर्जा या एटॉमिक एनर्जी का उत्पादन करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं। अब इस सामान्य जानकारी के बाद कुछ अनुसंधान हैं जो इस तरीके का कार्य करते हैं, उनको देख लेते हैं। अगर हम देखें परमाणविक अनुसंधान को, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये परमाणविक अनुसंधान की स्टार्टिंग या शुरुआत कहाँ से हुई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व में पहली बार 1950 में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काम करना चालू किया, 1950 में। और आज 440 ऐसे परमाणु रिएक्टर या परमाणु ऊर्जा के संस्थान या परमाणु ऊर्जा के जो इंडस्ट्री है या उससे रिलेटेड जो सेंटर है वो लग चुके हैं पूरे विश्व में, 440। और लगभग 31 देश इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और ये जो रिएक्टर्स हैं या ये जो संस्थान है या जो सेंटर है, ये लगभग विश्व में 11% जो बिजली है उसका उत्पादन कर रहे हैं। और 11% विश्व की बिजली जो है वो केवल और केवल परमाणु रिएक्टर से या फिर परमाणु ऊर्जा से उत्पादित की जा रही है। फ्रांस एक ऐसा देश है जो 3/4 हिस्सा केवल और केवल परमाणु ऊर्जा पर से अपनी बिजली का उत्पादन कर रहा है। मतलब उसके यहाँ पर जो ऊर्जा का संसाधन है वो केवल और केवल परमाणविक ऊर्जा है और परमाणविक ऊर्जा से ही वो काम चला रहा है। उसके अलावा बेल्जियम, फिनलैंड, हंगरी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड ऐसे कई देश हैं जो 1/4 या 1/3 हिस्सा बिजली का जो है परमाणविक ऊर्जा से उत्पादित कर रहे हैं या उस पर निर्भर है। आगे अगर हम देखें भारत का परमाणु ऊर्जा पर क्या कार्यक्रम है, ठीक है, ये तो कुछ देश थे। विश्व की बात करें कि 11% ऊर्जा परमाणविक ऊर्जा से उत्पादित की जा रही है, बिजली उत्पादन जो है 11% वो परमाणु से हो रहा है। भारत के अंदर अगर हम देखें तो 1940 में यूरेनियम जो कि सबसे बड़ी मात्रा में मिलता है, उसके अलावा थोरियम भी भारत के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। इन दोनों का उपयोग करके 3 चरणों वाला एक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम शुरुआत की गई थी 1940 में। 3 चरणों वाला परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत हमने 1940 में की, जिसमें यूरेनियम और थोरियम का उपयोग किया गया। भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है मई 1974 में किया गया और ये पहला परमाणु परीक्षण इस परीक्षण का एक नाम दिया गया है स्माइलिंग बुद्धा। तो पहला परमाणु परीक्षण भारत में कब हुआ था, ऐसा प्रश्न आएगा, तो मई 1974 में हुआ। और उसको क्या नाम दिया गया था, इस ऑपरेशन को या इस परीक्षण का नाम क्या रखा था, तो स्माइलिंग बुद्धा इस परीक्षण का नाम रखा था। इसके अलावा दूसरी बार परमाणु परीक्षण करने की कोशिश की और सफल भी हुए। पोखरण में हमने दूसरा परीक्षण किया 11 मई 1998 को और इसका कोड नाम हमने ऑपरेशन शक्ति रखा था। तो ऑपरेशन शक्ति का संबंध दूसरी परमाणु परीक्षण से है, जो कि पोखरण में हुआ था 11 मई 1998 को। पहला परीक्षण मई 1974 में हुआ था और जिसे हमने क्या कोड नाम दिया, उस परीक्षण का नाम हमने स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया। फिर इसके बाद परमाणु विद्युत ऊर्जा में भारत भी सभी बड़े देशों के साथ खड़ा हो गया कि भारत के पास भी परमाणु ऊर्जा उपलब्ध है। और उससे संबंधित जो भी तकनीक है या फास्ट तकनीकी है या फिर उससे रिलेटेड जो भी संयंत्र है, जो भी उपकरण है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों का उपयोग करना भारत ने चालू कर दिया। और पहली बार भारत ने 1971 में
कल्पक्कम जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पर हमने इंदिरा गांधी परमाणु संयंत्र लगाया। तो भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? तो कल्पक्कम तमिलनाडु में है। कब लगाया गया? 1971 में। और क्या नाम रखा गया इसका? तो इसका नाम हमने रखा इंदिरा गांधी परमाणु संयंत्र। परमाणु ऊर्जा विभाग की बात करें तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हमने 3 अगस्त 1954 को ही कर दी थी। और ये परमाणु ऊर्जा विभाग जो है सीधे प्रधानमंत्री के अधीन है, या प्रधानमंत्री की इसके अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री के अंडर में ये काम करता है परमाणु ऊर्जा विभाग। मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो महान साइंटिस्ट भाभा या फिर होमी जहांगीर भाभा के नाम से जाने जाते हैं। 3 अगस्त 1954 को हमने परमाणु विभाग की स्थापना की। अगर आप इस संस्थान के कुछ डायमेंशंस को देखें तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन को देखना है, जो कि हम देख चुके हैं। उसके बाद फिर हम कुछ प्रोजेक्ट्स को देखेंगे और जो मुख्य विद्वान हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके कुछ संस्थान हैं भारत के अंदर, इसके अंडर में जो काम करते हैं उसमें कुछ नाम है, जैसे वीईसीसी वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, जो कि परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है, और ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन। और पहला जो संस्थान है जिसका नाम है भाभा परमाणविक अनुसंधान केंद्र, जो कि मुंबई में है, बार्क के नाम से। इसके अलावा इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, जो कि कलपक्कम में है, तमिलनाडु में, पहले ही बता चुका हूँ। 1971 में इसको बनाया गया था। और एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट AMD, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट जो है परमाणु खनिज निदेशालय, ये हैदराबाद तेलंगाना में है। इसके अलावा एक मध्य प्रदेश में भी परमाणु संस्थान है जिसका नाम है राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर में, जिसे RR केट के नाम से भी जाना जाता है, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एटॉमिक टेक्नोलॉजी। ये कुछ संस्थान थी जिनके बारे में डिटेल में अब हम स्टडी करेंगे, इनको देखेंगे। भाभा परमाणविक अनुसंधान केंद्र 1954 में बनता है, भारत का पहला परमाणविक केंद्र है और मुंबई में इसका मुख्यालय या इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके जो निदेशक हैं या फिर इसके डायरेक्टर हैं वो है अजीत मोहंती। इस भाभा एटॉमिक या भाभा परमाणविक अनुसंधान केंद्र का जो कार्य है, ये सभी पहलुओं, परमाणु ऊर्जा से उत्पादन करने के सभी पहलुओं को विश्लेषण करता है, उन पे डिजाइन, उन पे कंप्यूटरीकृत मॉडल, उनसे रिलेटेड जो भी कार्य है, उनके ईंधन सामग्री का विकास, प्रोडक्शन, परीक्षण, टेस्ट करना, ये सभी काम ये भाभा परमाणविक अनुसंधान केंद्र करता है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका आदर्श वाक्य देखें तो राष्ट्र की सेवा में परमाणु, एटम इन द सर्विस ऑफ द नेशन। अनुसंधान संस्थान, अन्य अनुसंधान संस्थान को देखें तो टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, जो कि TIFR के नाम से जानी जाती है, TIFR, जो ये भी मुंबई में है और 1945 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। वर्तमान में इसके निदेशक हैं रामाकृष्णन और इसका काम भी प्राकृतिक विज्ञान, गणित, जैविक विज्ञान, सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान, इनसे रिलेटेड जो भी कार्य है उनका ये कार्य करता है। इसके बाद अगर हम देखें तो RR केट के बारे में देखें तो राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, जो कि इंदौर में है, 1984 में इसकी स्थापना होती है और इंदौर मध्य प्रदेश में एस्टेब्लिश होता है 1984 में। वर्तमान में इसके निदेशक या डायरेक्टर जो हैं वो हैं देवाशीष दास और ये लेजर से संबंधित कार्य करता है, एक्सेलरेशन या एक्सेलरेटर से रिलेटेड जो कार्य है उनको करता है, त्वरक संबंधी, और सभी टेस्ट या उनसे उनका डेवलपमेंट जो है करता है लेजर वगैरह का, RR केट। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम तमिलनाडु में है और 1971 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है, 1971 में इसको बनाया जाता है। वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर या निदेशक हैं वो है AK बहादुर और इसका कार्य अगर हम देखें तो फास्ट ब्रेडर टेस्ट रिएक्टर बेस्ट एक यूनिक प्लूटोनियम यूरेनियम कार्बाइड फ्यूल बनाता है। ये प्लूटोनियम, यूरेनियम और कार्बाइड के फ्यूल बनाता है, प्लूटोनियम से भी, यूरेनियम से भी जो है कार्बाइड फ्यूल का उत्पादन करता है। इसके अलावा इसके द्वारा एक और रिएक्टर का उत्पादन या एक और रिएक्टर जो है बनाया गया है जिसका नाम है कामिनी 30 किलोवाट या KWT रिएक्टर। 1996 में इसको बनाया गया, जो कि यूरेनियम 233 के द्वारा फ्यूल बनाता है और इसको ट्रांसफॉर्म कर फ्यूल बनता है यूरेनियम 233 जो कि थोरियम से बनता है, FBTR थोरियम के द्वारा इसको बनाया जाता है, FBTR। सबसे बड़ी संस्थान है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट संस्थान है ये भाभा परमाणु के बाद में। फिर आता है AMD एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट परमाणु खनिज निदेशालय, 1948 में इसकी स्थापना होती है और आज ये हैदराबाद में स्थित है। वर्तमान में निदेशक की बात करें तो K सिन्हा है और इसका कार्य या इसका काम जो है जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन और उससे रिलेटेड जो डिस्कवरीज है उनको देखता है, मिनरल डिपॉजिट्स को भी देखता है कि कहाँ कहाँ पर एटॉमिक या परमाणु जो खनिज है वो पृथ्वी के अंदर मिलेंगे या उनके भंडारों की खोज, खनिज भंडारों की खोज ये करता रहता है। परमाणु खनिज निदेशालय कहाँ पर है? हैदराबाद में है और 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा VECC जिसे हम वेरिएबल एनर्जी
साइक्लोट्रॉन सेंटर कहेंगे, जो कि परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र है, पश्चिम बंगाल में, कोलकाता के अंदर है। सुमित सोम यहाँ के जो है डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, और 1977 में इसको 1977 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। इसका कार्य देखें तो ये भी जो है त्वरक और एक्सेलरेटर पे कार्य करता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करता है, और उन पर थ्योरी है, उन पर टेस्ट है, ये सारे कार्य जो है उससे रिलेटेड जो सामग्री है, कंप्यूटर विज्ञान है, उन सबको मिलाकर एक सामग्री वगैरह जो है बनाने का कार्य करता है और उसका डेवलपमेंट वगैरह करता है। ये वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर का कार्य है। 1977 में कोलकाता के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया। परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है नरोरा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है, जो कि नरोरा उत्तर प्रदेश में। इसके बाद जो दूसरा है वो हमको काकरापारा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, जो कि गुजरात में काकरापारा नाम की जगह पर स्थित है। इसके बाद अगर हम देखें तो फिर राजस्थान में एटॉमिक पावर स्टेशन रावत भाटा राजस्थान में है, एक स्टेशन तीसरे नंबर का। उसके बाद तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। और फिर है मद्रास एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, जो कि कलपक्कम तमिलनाडु में है। मद्रास एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट कलपक्कम तमिलनाडु में। और एक है केगा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, जो कि कर्नाटक में है। केगा कर्नाटक, केगा नाम की जगह है, केगा जिला है कर्नाटक के अंदर, वहाँ पर स्थित है केगा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। इसके अलावा तमिलनाडु में ही एक और संस्थान या एक और संयंत्र लगा हुआ है, जिसका नाम है कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना के नाम से इसको एस्टेब्लिश किया गया है। तो इस तरीके से हमने कुछ 7 जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र को देखा। सबसे पहले नरोरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद रावत भाटा में है एटॉमिक पावर स्टेशन। फिर काकरापारा में है, जिसका नाम काकरापारा गुजरात में है, ठीक है, काकरापारा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। उसके बाद तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र में। फिर मद्रास में हमने देखा मद्रास एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, मद्रास जो आज का तमिलनाडु है, उसको कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर हमने एस्टेब्लिश किया। उसके बाद फिर हमने केगा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट देखा, और केगा जो कि कर्नाटक के अंदर है। और इसके बाद कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना के नाम से एस्टेब्लिश तमिलनाडु में एक और संस्थान या एक और सेंटर को हमने देखा। इसके अलावा कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर परमाणु से रिलेटेड प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं गोरखपुर, दिल्ली, राजस्थान, भीमापुर, माही बांसवाड़ा, ठीक है, ये सब क्षेत्र में भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कुछ प्रमुख जो थे वो मैंने आपको बता दिए। केगा की अगर हम बात करें तो केगा कर्नाटक के अंदर है। सही जोड़ी बनाने के लिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। केगा कर्नाटक के अंदर है, केगा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट कर्नाटक। दूसरा मद्रास एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट कलपक्कम तमिलनाडु में है। काकरापारा एटॉमिक प्रोजेक्ट काकरापारा गुजरात में है। नरोरा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जो कि नरोरा उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जो कि रावत भाटा राजस्थान में है। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना ये भी तमिलनाडु में है, कुडनकुलम जिला में। और उसके बाद तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से शोध रिएक्टर जो है भारत के द्वारा बनाए गए हैं। रिसर्च रिएक्टर्स, एटॉमिक रिएक्टर भी इन्हें कहते हैं। ये एटॉमिक रिएक्टर क्या करते हैं, तो ये जो है परमाणु के नाभिक में जो हम न्यूक्लियर फिजन की बात कर रहे थे, परमाणु विखंडन की बात कर रहे थे, नाभिकीय विखंडन, तो ये नाभिकीय विखंडन का काम करते हैं और इसी के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन या एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो भारत ने भी कुछ ऐसे रिएक्टर्स को डेवलप किया है, जिनमें ध्रुव है, जो कि बार्क ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है या इसको बनाया गया है। इसमें जो ईंधन है ये किससे चलता है, तो इसमें नेचुरल यूरेनियम का उपयोग किया जाता है और ये चलता है। और ये भारत का सबसे बड़ा शोध रिएक्टर है, भारत का सबसे बड़ा रिसर्च रिएक्टर है इंडिया के अंदर। इसके बाद जेरलिना है, ये इनरिच्ड जो यूरेनियम है, एल्यूमिनियम एलॉय है, उसके द्वारा चलता है और जनवरी 1961 में इसको स्थापित किया। ये यूरेनियम और जो जल है, हेवी वाटर, उस पर काम करता है, उसके अध्ययन में काम में आता है। फिर है अप्सरा। अप्सरा जो है एल्यूमिनियम एलॉय के द्वारा चलता है, एल्यूमिनियम एलॉय इसके अंदर ईंधन है और भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर यही है। भारत के साथ साथ एशिया का भी पहला रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर की बात करें तो यही है अप्सरा, ठीक है। प्रश्न आ सकता है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो अप्सरा है, जो कि 1956 में इसको एस्टेब्लिश या इसका स्थापना जो है 1956 में किया गया था। एशिया का भी पहला रिएक्टर यही है अप्सरा। साइरस की बात करें तो साइरस भी एक न्यूक्लियर रिएक्टर है और ये साइरस जो है नेचुरल यूरेनियम के द्वारा चलता है और इसको 1960 में बनाया गया था। इसके बाद पूर्णिमा जो कि प्लूटोनियम से चलता है, प्लूटोनियम ईंधन या प्लूटोनियम फ्यूल इसके अंदर डाला जाता है और मई 1972 में इसको एस्टेब्लिश किया। प्लूटोनियम ईंधन वाला रिएक्टर केवल एकमात्र है जिसका नाम है पूर्णिमा। पूर्णिमा के अंतर्गत पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3 भी है पूर्णिमा के नाम से। इस तरीके के इसके सब ब्रांचेस भी है। इसके बाद कामिनी नाम का भी एक रिएक्टर है, ठीक है, कामिनी, जो कि कलपक्कम तमिलनाडु में है, कामिनी रिएक्टर। और ये जो है पहला ऐसा रिएक्टर है जो कि बहुत फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर है, फास्ट ब्रीडर, बहुत फास्ट चलता है और इसको 1996 में डेवलप किया। और इसके अंदर जो ईंधन है वो यूरेनियम 233 या यूरेनियम 233 का उपयोग इसके अंदर किया जाता है और विश्व का एकमात्र ऐसा रिएक्टर है जिसके अंदर यूरेनियम 233 का उपयोग किया जाता है, ठीक है।
तो इस तरीके से ये कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर थे जिनको हमने देखा। तो भारत का पहला रिएक्टर अप्सरा है, एशिया का भी पहला अप्सरा 1956 में इसको स्टैब्लिश किया। उसके बाद सबसे बड़ा अगर रिएक्टर की बात करें भारत के, तो उसका नाम ध्रुव है, जो कि बार्क ने बनाया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा, नेचुरल यूरेनियम से चलता है। ठीक है, ये कुछ तथ्य हैं जो हमको याद करना है। प्लूटोनियम ईंधन से चलने वाला रिएक्टर का नाम बताइए, तो उसका नाम है पूर्णिमा, और पूर्णिमा जो है प्लूटोनियम ईंधन के द्वारा चलता है। 1972 में इसको बनाया गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो एक अन्य संस्थान जो आती है, हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। जैसा कि हमने पहले देखा था सबसे पहले इसरो के बारे में, उसके बाद फिर हमने दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया था परमाणुविक अनुसंधान, परमाणु से संबंधित जो अनुसंधान संस्थान है उनके बारे में, और अब हम तीसरे टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसमें अन्य संस्थान या जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो अन्य इंस्टीट्यूशन में आता है उसका नाम है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेट ऑर्गेनाइजेशन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ये वो संगठन है या ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा भारत के अंदर बहुत सारे रक्षा उपयोगी संयंत्र या रक्षा उपयोगी इक्विपमेंट, वेपन्स वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, गोला बारूद, बम, मिसाइल वगैरह का प्रोडक्शन इसी संस्थान के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1958 में की गई और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगर इसके काम की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूं, रक्षा से संबंधित जो भी एप्लीकेशंस या टेक्नोलॉजी है डिफेंस से रिलेटेड उनको डेवलप करता है। और इसका जो ध्येय वाक्य है ये है बलस्य मूलम विज्ञानम, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इज साइंस। साइंस जो है स्ट्रेंथ है, और अगर साइंस नहीं होता तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। फिलहाल इसकी 52 ऐसी लैब है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के डिफेंस प्रोडक्ट या फिर रक्षा आइटम जो है, रक्षा से संबंधित जो भी वेपन्स वगैरह हैं उनका डेवलपमेंट किया जा रहा है। वर्तमान में इसके जो निदेशक है वो है जी सतीश रेड्डी। ठीक है, जी सतीश रेड्डी, ये चेयरमैन है DRDO के, सतीश रेड्डी जी। इसकी कुछ अन्य शाखाएं भी हैं, जैसे कि भारतीय सेना का तकनीकी विकास प्रतिष्ठान TDES, टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इंडियन आर्मी के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया है। और दूसरा है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, और तीसरे नंबर पे है DSO, डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों मिलकर DRDO है और ये DRDO एक साथ मिलकर कार्य कर रहा है। अब हम बात करेंगे IGMDP की, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत बहुत सारी मिसाइलों का डेवलपमेंट हो चुका है। तो मिसाइल बनाने वाला एक प्रोग्राम है। मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया था जिसका नाम था IGMDP, और इसका विचार 1982-83 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, उनके द्वारा रखा गया था। इस प्रोग्राम का उद्देश्य यह था कि प्रौद्योगिकी के जरिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारी मिसाइल का निर्माण किया जाए और भारत को भी मिसाइल में आत्मनिर्भर बना दिया जाए। 5 मिसाइल प्रणालियों को लगभग अभी विकसित कर दिया गया है। अभी और भी आवश्यकता है मिसाइल प्रणालियों की, और अभी चल रहा है इस पर प्रोग्राम। IGMDP जो है 26 जुलाई 1983 को औपचारिक रूप से भारत सरकार की मंजूरी मिल जाती है इस प्रोग्राम को, 26 जुलाई 1983 को IGMDP की। और विचार जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का था, और फाइनली इसको 26 जुलाई 1983 में मंजूरी मिलती है। और जो भी शैक्षणिक संस्थान, सामुदायिक अनुसंधान विकास प्रयोगशालाएं, ठीक है, इन सभी पर यह कार्य करता है और अलग अलग प्रकार की मिसाइलें बनाता है। इसके तहत कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जिनका डेवलपमेंट हो चुका है, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ मिसाइल है जिनका डेवलपमेंट IGMDP के द्वारा हुआ है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए आइए बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी जो है एक मिसाइल है, और ये सतह से सतह, मतलब कि पृथ्वी पर ही मार करने वाली एक मिसाइल है, सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल है, और एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बहुत कम दूरी तक के लोगों को ये उड़ा सकती है, या बहुत कम दूरी तक ये मिसाइल जो है दागी जा सकती है। इसके बाद दूसरी जो मिसाइल है जिसका नाम है अग्नि, सतह से सतह तक मार करने वाली, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली एक मिसाइल है। इसकी भी रेंज जो है मीडियम रेंज ही है, ये भी बहुत कम दूरी, मध्यम दूरी तक ही सीमित है, इसका जो दायरा है, इसका रेंज है। ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और त्रिशूल एक सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल है, और इसके अंदर भी जो दूरी है वो बहुत कम है, कम दूरी वाली मिसाइल है। पर त्रिशूल जो है सतह से आकाश की ओर मार करती है, सतह से आकाश में इसको छोड़ा जाता है, सरफेस से। फिर है आकाश, और आकाश भी सतह से आकाश में मार करने की एक मिसाइल है, और ये भी मध्यम दूरी वाली मिसाइल है, मीडियम रेंज वाली मिसाइल है। ठीक है, सतह से ही आकाश में मार करती है। और नाग जो है एक तीसरी पीढ़ी की, 3rd जनरेशन की मिसाइल है। इसे एंटी टैंक या फिर टैंक भेदी मिसाइल भी कहते हैं। ये टैंक जो होते हैं उनको भी भेद कर निकल जाती है, ऐसी मिसाइल है नाग। ये 3rd जनरेशन की मिसाइल है, डेवलप्ड मिसाइल है।
अब हम ये जो पृथ्वी है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी जो मिसाइल है वो कैसी मिसाइल है और IGM-DP ने इसको कैसे डेवलप किया है। स्वदेशी तौर पर निर्मित पहली बैलिस्टिक मिसाइल अगर देखें तो वो पृथ्वी है। सतह से सतह पर मार करती है, लेकिन इसका जो रेंज है वो बहुत मीडियम है, बहुत कम है। कम दूरी तक ये मार कर सकती है, जिसमें 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक के दूरी ये जो है तय करती है। इसके बाद हम देखें तो IGM-DP के तहत हमने दूसरी मिसाइल जिसका नाम है अग्नि फर्स्ट उसको डेवलप किया है। सिंगल स्टेज और ठोस ईंधन और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है MRBM, जिसको कह सकते हैं MRBM का फुल फॉर्म होगा मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी मारक दूरी थोड़ी सी अलग अलग है। पहले हमने अग्नि फर्स्ट बनाई थी तो बहुत मध्यम या मीडियम इसकी रेंज थी 700 से 1200 किलोमीटर अग्नि फर्स्ट की। उसके बाद अग्नि सेकेंड, अग्नि थर्ड, अग्नि फोर्थ और अग्नि फिफ्थ तक की मिसाइल जो है हमने डेवलप कर ली है IGM-DP के तहत। और अग्नि फिफ्थ जो है 5000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, ये भी बहुत। अब हम बात करेंगे दूसरी जो मिसाइल है IGM-DP के द्वारा जो विकसित की गई मिसाइल है जिसका नाम है त्रिशूल। ये सभी मौसमों में इसको हम दाग सकते हैं और सतह से आकाश में मार करने के लिए सक्षम मिसाइल है। कम दूरी मतलब कि एक मीडियम रेंज, एक शॉर्ट रेंज में और बहुत ही क्विक रिस्पांस, बहुत ही जल्दी इसकी प्रतिक्रिया जो है इस मिसाइल की देखने को मिल जाती है। बहुत छोटे स्तर पर जो मुकाबला है उस मुकाबले के लिए इस मिसाइल को डेवलप किया गया है। तो सबसे छोटा रेंज या सबसे मीडियम रेंज, सबसे निम्न रेंज की मिसाइल जो देखा जाए तो वो त्रिशूल है, जो कि 9 किलोमीटर तक की दूरी की मारक क्षमता रखती है। ठीक है, आगे हम अगर देखें तो दूसरी मिसाइल जिसका नाम है आकाश। अगर आकाश की बात करें तो ये एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने की क्षमता रखती है और ये भी सतह से आकाश की ओर मार करने वाली मिसाइल है। मध्यम दूरी की मिसाइल है ये भी, और एक साथ कई लक्ष्यों को मतलब एक साथ कई जगह पर इसको टारगेट किया जा सकता है। एक से अधिक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, ये एक से अधिक जो वॉरहेड है ले जा सकती है। और उच्च ऊर्जा, हाई एनर्जी और सॉलिड प्रोपेलेंट एंड रेम रॉकेट प्रोपेलेंट सिस्टम पर ये चलती है। इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट या प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। आकाश। फिर IGM-DP द्वारा एक और मिसाइल का विकास हुआ जिसका नाम है नाग। और नाग जो है 3rd जनरेशन की मिसाइल है, जिसको हम फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ नाम की मिसाइल भी कहते हैं। इसकी जो मारक क्षमता की बात करें तो बहुत कम दूरी है, 4 से 8 किलोमीटर, लेकिन ये एक टैंक भेदी मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल भी इसे कहा जाता है। स्वदेशी रूप में एक एंटी वेपन के रूप में इसको विकसित किया गया है। हेलिना नाग का हवा से सतह पर मार करने वाला संस्करण है और इसके द्वारा इसी के जैसी एक और मिसाइल बनाई है जिसका नाम है हेलिना, और ये हवा से सतह पर मार करती है। ठीक है, ये जो मिसाइल है तीसरी पीढ़ी की 3rd जनरेशन की, जिसका नाम क्या है नाग। और नाग जो है वो टैंक भेदी मिसाइल थी और ये हवा से सतह पर मार करने वाली है। ठीक है, ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ इसको एकीकृत किया गया है। ध्रुव नाम का एक हेलीकॉप्टर रहता है, उस हेलीकॉप्टर में इस मिसाइल को रखा जाता है और वहीं से इसको दागा जाता है। तो नाग भी हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और हेलिना भी हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। दागो और भूल जाओ नाम की मिसाइल किसे कहेंगे तो नाग मिसाइल को कहेंगे। ब्राह्मोस भी एक मिसाइल है और ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है, बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा तेज चलने वाली मिसाइल। इस मिसाइल को बनाने के लिए हमने रसिया को भी साथ में मिलाया है। तो रसिया के साथ संयुक्त रूप में हमने इसको विकसित किया है। निजी संयुक्त उद्यम में इसको उपयोग किया गया है, प्राइवेट जॉइंट वेंचर के अंदर इसको प्रोड्यूस किया गया है। और मल्टी प्लेटफॉर्म क्रूज मतलब विभिन्न प्रकार के जो अटैक है उनको ये कर सकती है और वाइड वेराइटी के प्लेटफॉर्म पर ये आक्रमण या क्या बोल सकता हूँ अटैक कर सकती है। विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली मिसाइल ब्रह्मोस है। रसिया और भारत दोनों ने मिलकर इस मिसाइल को तैयार किया है। इसकी जो स्पीड है अगर उसकी बात करें तो वो 2.5 से 2.8 मेक है। एक बार लक्ष्य साधने के बाद इसको कंट्रोल करना की जरूरत नहीं होती है, कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। एक बार दाग दिया, एक बार इसको लक्ष्य साध दिया, उसके बाद इसको छोड़ दो और भूल जाओ। इसीलिए इसको दागो और भूल जाओ मिसाइल भी कहते हैं, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहते हैं। ठीक है, तो फायर एंड फॉरगेट मिसाइल में आपकी नाग और दूसरी जो मिसाइल है उसका नाम है ब्रह्मोस, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। नेक्स्ट मिसाइल की अगर हम बात करें तो उसका नाम है निर्भय। ये भी सब सोनिक मिसाइल है, ये ब्रह्मोस का ही प्रतिरूप है समझ लो, क्योंकि ये सभी जगह पर इसको लॉन्च कर सकते हैं, जैसे कि लैंड, सी, एयर।
भूमि, समुद्र और वायु जैसे कई प्लेटफॉर्मों से इसको लॉन्च किया जा सकता है। अगर इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 1000 किलोमीटर तक की पहुंच है इसकी निर्भय की। सबसोनिक मिसाइल है, ठीक है। फिर आते हैं सागरिका। सागरिका जो है पनडुब्बी में लॉन्च करने वाली मिसाइल है। अब बात करेंगे सागरिका की। सागरिका जो है सबमरीन वाली मिसाइल है, इसको पानी के अंदर ही दागा जा सकता है। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको SLBM भी कहा जा सकता है, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। भारत की परमाणु ऊर्जा संचालित अरिहंत श्रेणी की एक मिसाइल है। पनडुब्बी के अंदर इसको ले जाया जाता है और पानी के अंदर से ही इसको दागा जाता है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो लगभग 700 किलोमीटर है। सागरिका पनडुब्बी से इस मिसाइल को छोड़ा जाता है। शौर्य भी सागरिका की प्रतिलिपि है, एक तरीके से कहें तो K-15 सागरिका का एक प्रकार है, तो शौर्य भी एक सबमरीन मिसाइल है। सेकेंड और इंडिया की सबसे ज़्यादा अटैक करने वाली जो मिसाइल है वो यही है, शौर्य। इसके बाद दूसरी मिसाइल की बात करें तो उसका नाम धनुष है और धनुष जो है सी बेस्ड शॉर्ट रेंज और लिक्विड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। सी बेस्ड शॉर्ट रेंज की लिक्विड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको मेराइन वर्जन पृथ्वी सेकेंड भी कहा जा सकता है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो ये 350 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करती है। दूसरी अगर मिसाइल की बात करें जो हवा से हवा में मार करती है, ठीक है, और जिसका नाम है अस्त्र। सॉलिड प्रोपेलेंट ईंधन इसके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है और इसको DRDO ने बनाया है। आकार और वजन के मामले में सबसे छोटे हथियारों में से एक मिसाइल है ये अस्त्र। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजरमेंट कैपेबिलिटी भी है इसके अंदर और इसकी रेंज की बात करें तो 80 किलोमीटर रेंज है इसके। दुश्मन के विमान को रोकने और नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई एक मिसाइल जिसका नाम अस्त्र है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। इसके बाद अगर देखें दूसरी मिसाइल जिसका नाम है प्रहार। भारत की नवीनतम और 150 किलोमीटर की दूरी तय करके मारक क्षमता रखने वाली मिसाइल है और सतह से सतह पर सरफेस टू सरफेस मार करने वाली जो मिसाइल है वो है प्रहार। अनगाइडेड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है और पृथ्वी मिसाइल का ही ये भी वेरिएंट है, पृथ्वी की ही वेरिएंट है ये भी, प्रहार भी। और इसकी जो मोबिलिटी है, इसकी जो गतिशीलता है वो बहुत हाई है। इसका त्वरण या इसका एक्सीलरेशन देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई है और एकदम सटीक और एक्यूरेट जगह पर ये वार करती है अपने टारगेट तक, ये आसानी से और फिक्स जगह पर ये पहुंचती है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो वो केवल 150 किलोमीटर है। प्रहार भी एक मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार करती है। इसके अलावा अगर देखें तो DRDO ने वरुण शस्त्र, शॉ जिसको बोलते हैं स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, मार्स जिसको मोबाइल ऑटोनोमस रोबोट सिस्टम, या फिर पिनाका रॉकेट सिस्टम और रुस्तम एक ड्रोन है, इसको भी DRDO ने विकसित किया है। इसके अलावा डेयर टू ड्रीम 2.0 नाम की जो प्रतियोगिता है उसको भी शुरू किया है DRDO ने, इसको भी पढ़ेंगे। अतुल्य जो है एक माइक्रोवेव है, स्टेरलाइजर है जिससे कोविड-19 के जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उनके बारे में पता किया जाता है, उनको डिसइंटीग्रेट किया जाता है। कोविड-19 के लिए बायोसूट PPE किट भी बनाई गई है DRDO के द्वारा। मोबाइल टेस्टिंग लैब कोविड-19 के लिए बनाई गई है DRDO के द्वारा, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम वरुणास्त्र को देखेंगे। तो वरुणास्त्र जो है एक पनडुब्बी रोधी टारपीडो है, एंटी सबमरीन टारपीडो है जो सबमरीन होती है उनको रोकने का काम करता है। एक ऐसी मिसाइल है और इसको DRDO ने डेवलप किया है। शॉ की बात करें स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की, तो ये प्रिसाइज स्ट्राइक हथियार है जो एयरक्राफ्ट से दागा जाता है, हवाई जहाज़ों से या हवा में चलने वाले वाहनों द्वारा इसको दागा जाता है। एक स्मार्ट एयरफील्ड हथियार है। फिर मार्स की बात करें तो मोबाइल ऑटोनोमस रोबोट सिस्टम, ये एक स्पेशल प्रकार का रोबोट है जो लैंड माइंस और इनर्ट एक्सप्लोजिव डिवाइस को कंट्रोल करता है, उनको हैंडल करता है, भूमि की खानों और विस्फोट उपकरणों को संभालने का काम करता है। मार्स एक रोबोट है। पिनाका रॉकेट प्रणाली की बात करें, पिनाका रॉकेट सिस्टम की, तो ये मल्टी बैरल रॉकेट है और रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी इसे कहा जा सकता है। 1999 में इसका इस्तेमाल भी किया जा चुका है कारगिल वॉर में और बहुत ही अच्छे से इसने काम किया है। अगर हम रुस्तम की बात करें तो रुस्तम जो है मीडियम एल्टीट्यूड वाली लॉन्ग इंड्योरेंस और अनमेंड एयर व्हीकल है, बोले तो एक ड्रोन है रुस्तम, और इसको भी DRDO ने एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज के लिए उपयोग में लिया है, इसका परीक्षण किया है 2016 में। इसके बाद डेयर टू ड्रीम 2.0 एक प्रोग्राम है, एक नवाचार प्रतियोगिता है DRDO की ओर से। पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक महान साइंटिस्ट जिनका नाम APJ अब्दुल कलाम है, उनकी 5वीं पुण्यतिथि 5वीं 5th डेथ एनिवर्सरी पर यह प्रोग्राम या ये प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है।
27 जुलाई 2019 को, डेयर टू ड्रीम। इसका संबंध नवाचार प्रतियोगिता से है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित एक प्रतियोगिता है। DRDO ने इसको स्टार्ट किया है। अतुल्य की बात हमने बता दी आपको। अतुल्य एक स्टेबलाइजर है जो कोविड-19 के अंतर्गत इसको स्टार्ट किया है। बनाया गया एक स्टेबलाइजर है जो क्या करता है कि डिसइंटीग्रेट करता है वायरस और बैक्टीरिया को। कोविड-19 बायो शूट की बात करें तो PPE किट या PPE हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए बनाई गई एक किट है। DRDO के द्वारा एक मोबाइल टेस्टिंग लैब भी बनाई गई है कोविड-19 के लिए, मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। इसके अलावा कुछ मिशंस और भी है जो चल रहे हैं, अभी प्रोसेस में है, जिसमें अवतार है, ऑटोनोमस अनमेन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट जिसको ORA कह सकते हैं, डेव है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स है, गेटेड इंजन है, HSTDV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल है, एक वाहन है, और नेवल एंटी शिप मिसाइल एक मिसाइल बनाई जा रही है जो कि नौसेना के काम में आएगी, और सॉलिड फ्यूल डिटेक्टर रामजेट भी बनाया जा रहा है। तो ये कुछ बातें थी DRDO से संबंधित। अब हम महान साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो जैसा कि आपने पढ़ा कि जो IGDPM का जो विचार है वो महान साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 1982 में दिया था, और उन्होंने ही ये IGMDP वाला प्रोग्राम स्टार्ट करवाया है। उन्हीं के कंधों पर या उन्होंने ही इस मिसाइल निर्माण की जिम्मेदारी को संभाला है, इसीलिए उन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और कुछ समय तक उन्होंने एक साइंटिस्ट के रूप में कार्य किया भारत के अंदर, और उसके बाद वे एक नागरिक या फिर राष्ट्रपति के रूप में भारत के अंदर आए, और उन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में भी आज याद किया जाता है। उनके जन्म की बात करें तो 15 अक्टूबर 1931 को उनका जन्म हुआ, और 27 जुलाई 2015 को उनकी मृत्यु 83 वर्ष की आयु में हो गई। तो ये कुछ तथ्य थे। आगे की जो कहानी है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।